नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उत्तर भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर तोमर शासक का शासन है। हमारे राजस्थान वाले क्षेत्र में चौहानों के चौहान पृथ्वीराज चौहान का शासन है और वर्तमान समय का जो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का क्षेत्र है या कहें गढ़वाल का क्षेत्र, वहां पर किसका शासन है? जयचंद। तो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से तीन शक्तियां राज कर रही थी। राजस्थान में अजमेर में चौहान शासक, इधर गढ़वाल शासक और आज का जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर तंवर राजपूतों का शासन था। अब ये दिल्ली के जो अंतिम राजा होते हैं आनंदपाल तंवर, यह अपना सारा राज्य किसको सौंप देते हैं? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान को ये सारा राज्य मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या है, अब पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमा कुछ इस तरह से हो जाएगी। पृथ्वीराज चौहान के राज्य का आकार अब क्या हो गया? काफी बढ़ गया है। पहले से एक शक्तिशाली शासक था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन अपने नाना से प्राप्त राज्य, उसके राज्य में शामिल हो जाने की वजह से पृथ्वीराज चौहान के शक्ति में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई और भारत का वह सबसे बड़ा शक्तिशाली सम्राट बन गया। और दूसरी तरफ जो जयचंद था वह चाह रहा था कि उसके नाना उसे भी कुछ दे, लेकिन किसी कारणवश उसको कुछ दिया नहीं। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान का राज्य और जयचंद का शासन राज्य दोनों बराबर थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के राज्य में दिल्ली का राज्य मिल जाने से उसके राज्य के आकार में क्या हो गया? बहुत बड़ी भारी वृद्धि हो गई और पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली राजा बन गया। इस बात से हमारा जो जयचंद है वो काफी दुखी हो गया और इस दौरान एक और घटना हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान की एक पुत्री जयचंद की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है संयोगिता। हमारा जो शासक है पृथ्वीराज चौहान, वह संयोगिता से विवाह करना चाहता है, लेकिन जयचंद जो कि पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन समझता है, वह विवाह में काफी अड़चन डालता है और वह कोशिश करता है कि किसी तरह से इन दोनों का विवाह न हो। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जबरन संयोगिता से विवाह कर लेता है। इस बात से भी जयचंद क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह चाहता है कि किसी तरह से इस पृथ्वीराज चौहान को सबक सिखाया जाए। तो वह भारत की ओर देखता है, तो भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं था जो पृथ्वीराज चौहान को क्या कर सके, हरा सके, उसको सबक सिखा सके। तो जयचंद ने बहुत सोचा अब क्या किया जाए, किसी भी तरह से उसको बदला लेना है और जयचंद को अपनी जो बदले की आग है उसको पूरा करना है और पृथ्वीराज चौहान को क्या कराना है? हराना है। तो अब ये सोचते सोचते उसके ध्यान में एक और शासक आता है। आज के अफगानिस्तान में जो गजनी का क्षेत्र है वहां का शासक था मोहम्मद गोरी। तो जयचंद मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है और एक समझौता करता है, अगर आप गजनी से यहाँ पे आएंगे और पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे, ठीक है, और इसके बदले आपको बहुत सारा धन दिया जाएगा। तो जयचंद है वह मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजता है और मोहम्मद गोरी सहर्ष ये सारा निमंत्रण स्वीकार करता है और वह भारत पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर लेता है और अपनी पूरी सेना के साथ में वह भारत में आता है और भारत के सन 1191 में तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध होता है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की सेना है, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की, और यहाँ पर जयचंद भी अपनी सेना लेके किसका साथ देता है? मोहम्मद गोरी का।
घमासान युद्ध होता है। और चूंकि हमारे देश के जो राजपूत लोग हैं, योद्धा हैं, वह लड़ने में बहुत निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद घोरी हार गया। और ये युद्ध इतना भीषण था कि मोहम्मद घोरी चारों तरफ से राजपूत सैनिकों से घिर गया। लेकिन ऐसी स्थिति में मोहम्मद घोरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसे बचा लेता है और जान बचाकर इस सीधे की ओर भागते हैं, गजनी की ओर भागते हैं। अब मोहम्मद घोरी हार कर भागा, लेकिन भारतीय सैनिकों ने या हमारे जो राजा हैं पृथ्वीराज चौहान ने, इन्होंने इनका पीछा नहीं किया, उसको जाने दिया। क्योंकि भारत में एक परंपरा रही है, हमारी जो भारत की पावन भूमि यहाँ के रहने वाले निवासियों को हर तरह की सुविधा देती है। यह भूमि धन धान्य से परिपूर्ण है। तो इसी वजह से हमारे देश के जो बड़े बड़े राजा हुए, महाराजा हुए, हमारे देश के लोगों में इस तरह की भावना नहीं है कि हम विदेश में आक्रमण करें और वहां से कुछ प्राप्त करें, इनको लूटे, इनको मारे। इस तरह की हमारी भावना नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि हमारे देश की जो भूमि है, हमारे भारत की पावन भूमि हमें सब कुछ देती है, अच्छा खासा खाना देती है, धन धान्य देती है और बहुत सारी चीजें उगाती है। हमारे भारत की जो भी लोगों की जो भी आवश्यकता की पूर्ति है, वो सब यहाँ पे हो जाती है। तो हमें हमारे लोगों को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम दुनिया पर आक्रमण करें, लोगों को बेवजह मारें, लोगों को बेवजह परेशान करें। तो इसी परंपरा का पालन करते हुए हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब हैं, वह मोहम्मद घोरी का पीछा नहीं करते हैं और उसको जाने देते हैं। और मोहम्मद घोरी डर के मारे भागकर कहाँ चला जाता है? उसके राज्य गजनी में चला जाता है। जैसे ही मोहम्मद घोरी गजनी पहुंचता है तो वह शर्मसार हो जाता है। पूरे अरब वर्ल्ड में या मध्य भारत में उसकी इज्जत खराब हो जाती है और लोग उसको चिढ़ाते हैं कि देखो तुम काफिरों से हार कर आ गए। अब मोहम्मद घोरी बहुत शर्मिंदा होता है और वह प्रण लेता है कि मैं जब तक पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराऊंगा तब तक मैं अपने कपड़े नहीं बदलूंगा, मैं अपनी दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। तो एक ऐसा प्रण लेता है और बदले की आग में जलता हुआ पृथ्वीराज चौहान पूरी तैयारी करता है कि किस तरह से भारत को या पृथ्वीराज चौहान को हराया जाए। तो वह सैनिक तैयारियों में लग जाता है, सैनिक तैयारियों में लग जाता है। तो वह अपने आसपास के जो बेस्ट सेना नायक हैं, बेस्ट सैनिक हैं, बेस्ट जवान हैं, उनकी भर्ती करता है। इसके अलावा वह धातु विज्ञान पर बहुत ज्यादा काम करता है। धातु विज्ञान में काम करके उसने बहुत अच्छे भाले बनाए। दूसरा, उसने तीर कमान पर भी विशेष काम किया और तुर्कमेनिस्तान और उसके आसपास की विशेष लकड़ी मंगवाई गई और वहां पर विशेष प्रकार के तीर बनवाए गए। ये तीर आकार में काफी छोटे होते थे, लेकिन इनका तनाव बहुत ही तगड़ा होता था। जब उनसे तीर छोड़ा जाता था तो बहुत ही तेज गति से वह जाता था। इसके अलावा उसने बहुत अच्छे तेज गति से दौड़ने वाले घोड़ों की व्यवस्था की। इसके अलावा उसने धातु विज्ञान पर तो काम किया ही था, साथ में उसने ऐसे तीर बनाए जो हमारे जो भारतीय सैनिक हैं उनके पास कवच होता था और ढाल होता था। तो अगर ये विशेष लकड़ी से तीर अगर छोड़ा जाए तो वह अगर सैनिक ढाल ऐसा करेगा, ढाल को चीरता हुआ, कवच को चीरता हुआ सैनिकों को पेट में तीर वह घुस जाए। तो खास तरह के तीर कमान बनाए, खास तरह के उसने भाले बनाए। इस तरह से उसने अपनी वैज्ञानिक ढंग से, क्या कहना प्यारे छात्रों, वैज्ञानिक ढंग से अपनी सेना उसने बनाई और जितने भी आधुनिक हथियार है, आधुनिक विधाएं हैं, वह सारी अपनी सेना में उसने सम्मिलित की। और उसके एक वर्ष बाद ठीक 1192 में वह पुनः भारत आया और उसने पुनः
हमारे पृथ्वीराज चौहान को ललकारा और पृथ्वीराज चौहान भी तैयार बैठा हुआ था। उसने कहा कि मैंने तेरे को 1 साल पहले हराया और तू वापस आ गया, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान भी तुरंत अपनी सेना लेके चला गया। लेकिन यहाँ पर एक गलती हमारे शासक पृथ्वीराज चौहान से हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि हमारी भारत भूमि यहाँ के रहने वाले लोगों को समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराती है, हमें दुनिया में नजर डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारी सारी आवश्यकता यहाँ पूरी हो जाती। तो इस वजह से पृथ्वीराज चौहान अपनी सैनिक तैयारी नहीं कर सका, वह केवल हर्ष उल्लास में ही खोया रहा और अपने राज्य के लोगों की भलाई में ही लगा रहा। लेकिन उसने सेना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, नए आधुनिक हथियारों पर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसे अपने परंपरागत हथियारों पर पूर्ण विश्वास था। और तराइन के मैदान में एक बार फिर एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की सेनाएं आमने सामने। अब की बार भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि पृथ्वीराज चौहान के पास कैसे थे, परंपरागत हथियार थे, और मोहम्मद गोरी के पास कैसे हथियार थे, आधुनिक हथियार, है ना, तेज गति से चलने वाले घोड़े, तेज गति से चलने वाले तीर कमान, खास धातु से बने भाले। तो आधुनिक हथियारों की वजह से क्या हो गया, ये युद्ध अब की बार कौन जीत गया, मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया। और मोहम्मद गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया और उनको शहीद कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंसानी सभ्यता में मनुष्य दूसरे मनुष्य से संघर्ष करता आया है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ता आया है। जब दो राजा आपस में लड़ते हैं तो एक राजा हारता है, दूसरा राजा जीतता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, एक सामान्य सी बात है। लेकिन यहां पर मोहम्मद गोरी की विजय और पृथ्वीराज चौहान की हार, पृथ्वीराज चौहान की एक हार ने पूरे भारत की किस्मत को बदल दिया, हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमारे आचार विचार को बदल दिया, हमारे संपूर्ण व्यवहार को बदल दिया। तो पृथ्वीराज चौहान की ये हार न केवल पृथ्वीराज चौहान की हार थी, बल्कि ऐसा कहा जाए कि यह संपूर्ण भारत की हार थी। अब इससे पहले अगर हम पूर्व जाएं तो हमारा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, उसने किसको हराया था, धनानंद को, ठीक है। तो यहां पर व्यवस्था में बदलाव हुआ, धनानंद नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य वंश आया। तो जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, जनता पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तब की भारतीय जनता और ज्यादा समृद्ध हुई, और ज्यादा सुखी हुई बनिस्बत किसके शासनकाल में, धनानंद के शासनकाल की अपेक्षा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारतीय जनता को और अधिक लाभ हुआ, और अधिक विकास हुआ, और अधिक खुशहाली आई। तो यहाँ पर इससे पहले जो भारत में युद्ध होते थे, एक राजा दूसरे राजा को मारता था और नई शासन व्यवस्था आती थी, तो जनता पर हमेशा अधिकांश मामलों में सकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी जीत गया, और भारत की पूरी किस्मत क्या होगी, बदलने वाली है। मैंने आपको पहले बताया था कि तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी मरते मरते बचा, और उसको मरने से बचाने वाला कौन था, उसका एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गोरी का क्या था, एक गुलाम था। तो यहां से प्यारे छात्रों, गुलाम का मतलब यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाने वाला नहीं, गुलाम से मतलब है मध्य भारत में एक ऐसी परंपरा थी कि जो व्यक्ति अमीर व्यक्ति, जो पैसा वाला व्यक्ति है, उसको लगता था कि भविष्य में बड़ा व्यक्ति बनूंगा, या राजा बनूंगा, या कहीं का शासक प्रशासक बनूंगा। तो मध्य भारत में या अरबगढ़ में एक ऐसी परंपरा थी। तो यहाँ पर छोटे बच्चे को बड़े बड़े अमीर लोग या सैयद लोग खरीदते थे,
ठीक है। तो इनको खरीद कर अपने पास रखते थे और उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, इसकी उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाता था। और अगर कोई व्यक्ति के पास कोई शासन आता था या किसी एरिया का राजा बनता था तो इन गुलामों को अधिकारी के रूप में नियुक्त करता था। ठीक है। तो यहाँ पर फिलोसफी ये थी कि अगर किसी बच्चे को बचपन से खरीद लिया जाए, अपने पास रखा जाए, उसको पढ़ाया जाए, इसको लिखाया जाए, ठीक है, और उसकी एक उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए, और जब वो बड़ा होगा तो वह आपके प्रति वफादार होगा।